सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस आनिध्य सराफ, योर ऑडिट साथी, एंड उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, राइट। सो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर ऑफ एनबीएफसी ऑडिट, एंड उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन वीडियो आपकी मदद करेगा टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इन ए मोर कॉम्प्रीहेंसिव मैनर। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि यार इसे छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देते हैं यार, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं होगा हमसे। बट मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत आसान है, ये चैप्टर बहुत इजी है, एंड 4 मार्क्स का ना मतलब फ्री गिफ्ट है आईसीएआई की तरफ से अगर आपने थोड़ा ढंग से इस चैप्टर को अप्रोच कर लिया। तो लेट अस स्टार्ट। आधा घंटा आपने मुझे देना है और मैं वादा करता हूं कि एनबीएफसी आपके जेब में होगा। सबसे पहले एक काम करो, एनबीएफसी के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव लिंक दिया हुआ है, सो फ्रॉम देयर यू जस्ट डाउनलोड द नोट्स ऑफ द एनबीएफसी चैप्टर एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब देखना सर, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एनबीएफसी क्या होता है। तो सेक्शन 45(I)(F) ऑफ द आरबीआई एक्ट डिफाइन करता है एनबीएफसी को कि एनबीएफसी क्या होता है। अब नाम से क्या पता चल रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका मतलब ये एक कंपनी है और ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, मगर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब ये बैंक नहीं है। मतलब नाम से पता चल रहा है सर ये कंपनी है, पहली चीज। बट ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है ना, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है। इसका मतलब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इसकी। बट ये बैंक नहीं है, क्योंकि वर्ड में क्या दे दिया, नॉन बैंकिंग। वर्ड में क्या दे दिया, नॉन बैंकिंग। अब इससे पूरा डेफिनेशन क्रैक हो जाएगा सर। बोला सेक्शन 45(I)(F) ऑफ द आरबीआई एक्ट डिफाइंस एनबीएफसी एज कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस बैंक की ही तरह डिपॉजिट्स लेना है, लैंडिंग देना है, डिपॉजिट्स लेना है, लैंडिंग देना है। एंड सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि एग्जांपल्स दिए हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, एलआईसी हो गया, जेआईसी हो गया। अब देखिएगा, एक कंपनी को एनबीएफसी कब माना जाएगा, एक कंपनी को एनबीएफसी कब माना जाएगा, अगर वो एक फाइनेंशियल कंपनी है, अगर वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और कब माना जाएगा कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहां पे जब कंपनी के फाइनेंशियल एसेट उसके 50% ऑफ टोटल एसेट से ज्यादा होंगे, राइट। एंड दैट एक्सक्लूड्स इनटेंजिबल एसेट। जब कंपनी के फाइनेंशियल एसेट 50% ऑफ टोटल एसेट से ज्यादा होंगे और जो इनकम एनबीएफसी अपने फाइनेंशियल एसेट से डिराइव कर रही होगी ना, वो 50% ऑफ ग्रॉस इनकम से ज्यादा होगी। तो सिंपल सा टेस्ट है कि अगर एक एनबीएफसी एआई टेस्ट को मिट करती है, कौन से टेस्ट को मिट करती है सर, एआई टेस्ट को मिट करती है, तो इसका मतलब वो एनबीएफसी है। एआई टेस्ट का मतलब होता है ए फॉर एसेट टेस्ट, आई फॉर इनकम टेस्ट, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, तो अगेन सेक्शन 45(I)(A) ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कहता है that no NBFC is allowed to commence or carry on the business of NBFC without obtaining a certificate of registration issued by the RBI। कि क्या चाहिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, अपना बिजनेस ऑफ एनबीएफसी कमेंस कर सकता है। तो इट हैज टू ऑब्टेन ए COR इशूड बाय द आईसीएआई हैविंग ए नेट ऑन फंड ऑफ मिनिमम 10 CR। और जो मिनिमम नेट ऑन फंड होना चाहिए ना एनबीएफसी का, वो 10 CR होना चाहिए। पहले 2 करोड़ हुआ करता था, अब 10 करोड़ है। तो नेट ऑन फंड की बात करें तो पहले एनबीएफसी के केस में 2 करोड़ हुआ करता था, अब 10 करोड़ है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे बेस लेयर के एनबीएफसीज हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे एनबीएफसीज हैं जिसके केस में नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ है, ठीक है। तो अभी चल के आगे अपन देखेंगे कि एनबीएफसी के अलग अलग लेयर्स होते हैं। बेस लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, अपर लेयर होता है, टॉप लेयर होता है। तो कुछ ऐसे एनबीएफसीज होते हैं जो बेस लेयर के होते हैं, जिसमें कस्टमर इंटरफेस वगैरह ज्यादा होता नहीं है, जो मेजर फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती नहीं है। तो उनके केस में आज भी नेटवर्थ 2 करोड़ ही दिया गया, नेट ऑन फंड 2 करोड़ ही दिया गया। जैसे कि आप देखोगे एनबीएफसी P2P, दैट इज एनबीएफसी पीयर टू पीयर, एनबीएफसी ए यानी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, एंड एनबीएफसी विथ नो पब्लिक फंड्स एंड नो कस्टमर इंटरफेस। तो ये 3 प्रकार के एनबीएफसी हैं। एनबीएफसी P2P, दैट इज एनबीएफसी पीयर टू पीयर, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, एंड एनबीएफसीज विथ नो पब्लिक फंड्स एंड नो कस्टमर इंटरफेस। ये सारे बेस लेयर के एनबीएफसीज होते हैं। एनबीएफसी पीयर टू पीयर मतलब वैसे एनबीएफसी सिर्फ जो क्या कर रहा है, एक बोरोवर लेंडर को कनेक्ट कर रहा है और वो इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, जैसा आप कैम्स कैप देखते हो ना, कि वो क्या करता है, खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके देता है। और एनबीएफसी विथ नो पब्लिक फंड्स एंड नो कस्टमर इंटरफेस, बोला ये छोटे मोटे एनबीएफसीज हैं, बेस लेयर वाले एनबीएफसीज हैं। तो आज भी नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ ही है, 10 करोड़ नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद बोला नॉर्मली
नॉर्मली जो भी कंपनी एनबीएफसी का धंधा करती है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है फ्रॉम आरबीआई, लेकिन काफी सारी कंपनियां ऐसी है जिसको कोई और रेगुलेट कर रहा है। तो अगर किसी को कोई और रेगुलेट कर रहा है तो आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिस्ट दी है कंपनीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनको हाउसिंग फाइनेंस बैंक रेगुलेट कर रहा है। देन मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, इनको सेबी रेगुलेट कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंजेस, इनको सेबी रेगुलेट कर रहा है। वो कंपनियां जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है इनको सेबी रेगुलेट कर रहा है। निधि कंपनीज, इनको एमसीए रेगुलेट कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज, इनको इल्डा रेगुलेट कर रहा है। चीट कंपनीज, इनको चीट फंड एक्ट में रेगुलेट किया गया है। सरफासी सेक्युटाइजेशन कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो ये अलग अलग कंपनीज हैं जिनको एग्जम्पशन दिया गया है कि आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, सेक्युटाइजेशन कंपनीज हो गए, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज हो गई, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, जो छोटी मोटी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, या फिर अगर एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा भी है तो ये पब्लिक से फंड्स नहीं लेती हैं। तो ऐसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 10 करोड़ नेट ऑन फंड की। और वो जो 3 स्पेशल कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज हैं 2 करोड़। बट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 100 करोड़। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज के एनबीएफसीज को आप कितने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन है, या तो एनबीएफसीज डिपॉजिट ले रहा होगा या तो एनबीएफसीज डिपॉजिट नहीं ले रहा होगा, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। एंड देन इज एनबीएफसीज बाय द एक्टिविटीज दे कंडक्ट, कि वो किस प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज की बात करें, या तो डिपॉजिट लेगा या तो डिपॉजिट नहीं लेगा, या तो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। अब अगर एनबीएफसीज डिपॉजिट नहीं लेगा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, तो उसके नाम के आगे एनडी लिखा होगा, एनबीएफसी एनडी। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड एक नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। आप इतना याद रखो, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट मतलब एसेट साइज वगैरह ज्यादा है, और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट मतलब एसेट साइज वगैरह कम है। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट मतलब एसेट साइज वगैरह ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मतलब एसेट साइज वगैरह कम है, रिस्क कम है। ओके सर। तो अगर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज है तो याद रखिएगा, डिपॉजिट टेकिंग में ये कैटेगराइजेशन नहीं होता, ये कैटेगराइजेशन सिर्फ नॉन डिपॉजिट टेकिंग में होता है। तो अगर एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है और वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे एनबीएफसी एनडीएसआई। क्या बोलेंगे? एनबीएफसी एनडीएसआई। एंड थर्ड कैटेगराइजेशन क्या है? बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कंडक्ट। तो आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, NBFC, NDSI और NBFC, ND एंड बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कंडक्ट। जैसे अगर वो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट का काम करती हैं तो उसका नाम है आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने का काम करती हैं तो आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड एनबीएफसी। अगर वो फैक्टरिंग का काम करती हैं तो एनबीएफसी फैक्टर्स। अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देने का काम करती हैं तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। We have asset finance companies, we have loan companies, we have mortgage companies. There are different category of NBFCs. और उसके बाद आता है लेयर ऑफ एनबीएफसीज। अब देखिएगा सर, लेयर ऑफ एनबीएफसीज अलग टॉपिक होता है, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज अलग टॉपिक होता है। टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। और लेयर्स मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज हम हर एनबीएफसी को अलग अलग लेयर में रखते हैं। जिस एनबीएफसी में रिस्क एकदम कम रहेगा ना, बोलेंगे बेस लेयर में है। थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा ना, बोलेगा मिडिल लेयर में है। थोड़ा सा रिस्क और ज्यादा रहेगा ना, बोलेंगे अपर लेयर में है। रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा ना, बोलेंगे टॉप लेयर में है। तो इस प्रकार से अपन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशंस। तो सबसे पहले आता है बेस लेयर। अब बेस लेयर क्या है? अब लॉजिकली सोचो, बेस लेयर में डिपॉजिट टेकिंग आएगा या नॉन डिपॉजिट टेकिंग आएगा? सर कम रिस्क वालों को लेना है यानी नॉन डिपॉजिट टेकिंग आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। तो बेस लेयर में वो एनबीएफसीज आएंगे जो डिपॉजिट्स नहीं ले रहे हैं और जिनका एसेट साइज 1000 सीआर से कम है। और उसके अलावा वो एनबीएफसीज जो स्पेशल वाले एनबीएफसीज थे ना, जिनका नेट ऑन फंड का रिक्वायरमेंट भी 2 करोड़ था खाली, जैसे एनबीएफसी पीयर टू पीयर हो गया, एनबीएफसी अकाउंट लेंडर हो गया, एनबीए अकाउंट एग्रीगेटर हो गया, एनबीएफसी जो पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं कर रही है, वो सारे एक्टिविटी एनबीएफसी भी बेस लेयर में आएंगे। एंड उसके अलावा नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी मतलब वो एनबीएफसी जो कुछ ऑपरेशंस वगैरह नहीं करती, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करती हैं एज ए प्रमोटर, तो वो भी बेस लेयर में आएगा।
उसके बाद आता है मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर मतलब थोड़ा सा बड़ा, तो यहां डिपॉजिट टेकिंग भी आ सकता है, सारा डिपॉजिट टेकिंग भी मिडिल लेयर में आएगा, और सारा नॉन डिपॉजिट टेकिंग जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ या उसके ऊपर है वो भी सारा मिडिल लेयर में आ जाएगा। और यहां पे कौन सी एनबीएफसीज आएंगी? जो थोड़ा मोड़ा काम करती हैं, जैसे कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हो गया। फिर अपर लेयर मतलब जिसको आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया है एज मोस्ट रिस्की। तो देश के जो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी होंगे ना इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज, वो हमेशा अपर लेयर में रहने वाले हैं। और उसके बाद आता है टॉप लेयर, जो कि अभी खाली है, भविष्य के लिए एक जगह रखी गई है कि अगर भविष्य में आरबीआई चाहे तो किसी एनबीएफसी को अपर लेयर से हटाकर टॉप लेयर में लेके जा सकती है। उसके बाद सर बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंसेस क्या हैं? कि हमने बोला एनबीएफसी मतलब वो जो कि बैंक नहीं है, बट डिफरेंसेस क्या है? बेसिक डिफरेंसेस है सर कि अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स क्या है, डिमांड डिपॉजिट लेता है, बट एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता है, बट एनबीएफसी डिमांड लोन दे जरूर सकता है, याद रखिएगा एनबीएफसी डिमांड लोन दे सकता है। उसके बाद बैंक चेक इश्यू कर सकता है, जबकि एनबीएफसी चेक इश्यू नहीं कर सकता। उसके बाद बैंक को ना आरबीआई का प्रोटेक्शन होता है, इसलिए बैंक के बिहाफ में ना एक डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होता है, एक गारंटी होता है डिपॉजिटर्स को, दैट इज द डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि दिया जाता है बैंक के डिपॉजिटर्स को, जबकि ऐसा कोई गारंटी एनबीएफसी वालों को नहीं मिलता। और चौथा डिफरेंस है प्रायोरिटी सेक्टर। बैंक जब एडवांसेस देती है ना तो बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर का ध्यान रखना पड़ता है, यार एग्रीकल्चर को इतना देंगे, एजुकेशन को इतना देंगे, जबकि एनबीएफसी में ऐसा कोई फंडा नहीं लगता। तो ये क्या हो गया डिफरेंसेस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। उसके बाद अगर आप एनबीएफसी के ऑडिटर हो, आप कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो? बोला सर सबसे पहले से 315 का एप्लीकेशन लगाओ। 315 में क्या करते थे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यहां सेम चीज है। सबसे पहला पॉइंट है असरटेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, और दूसरा पॉइंट है इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो पहला पॉइंट है असरटेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिव्यू कीजिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिव्यू कीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट से बातचीत कीजिए। दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट कीजिए, और स्पेशली जो एडवांसेस एनबीएफसी ने दिया है, एडवांसेस के रिगार्ड में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, मॉनिटरिंग कैसा है, उसको रिव्यू कीजिए। उसके बाद आप क्या करो, आप ये देखो कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट, एंड अगर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है तो रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया। और आपको याद होगा कि इस चीज के बारे में कारो में भी रिपोर्टिंग है, कारो 20 में भी रिपोर्टिंग है इन क्लॉज 16। उसके बाद क्या बोला? बोला अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट लेती है ना तो एनबीएफसी के ऊपर लगता है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016। तो आप चेक करो एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016। और फाइनली एनबीएफसी को फॉलो करने पड़ते हैं आरबीआई के द्वारा इश्यू किए गए प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिगार्डिंग द एनपीए क्लासिफिकेशन, रिगार्डिंग द एसेट क्लासिफिकेशन। तो आपको क्या चेक करना है? कंप्लायंस ऑफ द प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय द एनबीएफसी। तो ये 5 बेसिक पॉइंट्स है जो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में आएंगे। अब देखिएगा ये जो 5 बेसिक पॉइंट्स है जो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में आएंगे, इसमें चौथा पॉइंट क्या था? चेक कंप्लायंस ऑफ एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। तो व्हाट आर दोस पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस? वो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस कौन सी हैं? अब आपको ये भी पता होना चाहिए। अब लॉजिकल सी चीज सोचो सर, अगर एक एनबीएफसी मार्केट से पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो देयर मस्ट बी सम परफॉर्मेंस पैरामीटर बेस्ड ऑन विच डिसाइड होगा कि वो कितना क्रेडिट दे सकती है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो वो पैरामीटर क्या है? बोला वो पैरामीटर है क्रेडिट रेटिंग, कि एनबीएफसी को क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक क्रेडिट रेटिंग असाइन किया जाएगा, और उसी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से डिसाइड होगा लेवल ऑफ देयर एडवांसेस, द इंटरेस्ट रेट, एवरीथिंग। तो आप चेक करोगे क्रेडिट रेटिंग, ठीक है ना। उसके बाद आप चेक करोगे कि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद आप चेक करोगे कि जो भी पब्लिक डिपॉजिट एनबीएफसी ने लिया है, जो भी एनबीएफसी ने पब्लिक डिपॉजिट लिया है उसका कोई एप्लीकेशन वगैरह था कि नहीं, रिन्यूअल का कोई एप्लीकेशन था कि नहीं। अगर डिपॉजिट्स ले रही है तो डिपॉजिट रजिस्टर भी होगा, तो डिपॉजिट रजिस्टर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब एनबीएफसी डिपॉजिट्स लेती है तो लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा मोड़ा लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, तो आप वो चीज भी चेक करोगे, कस्टडी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जब एनबीएफसी डिपॉजिट लेती है तो डायरेक्शंस बोलते हैं कि एनुअली एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा आरबीआई को, तो आप ये भी चेक करो कि एनुअली रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि अब हम कौन से डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं? एनबीएफसी जो डिपॉजिट्स ले रही है। अब एनबीएफसी अगर डिपॉजिट्स नहीं ले रही है तो क्यों नहीं ले रही है भाई? तो अगर एनबीएफसी डिपॉजिट्स नहीं ले रही है तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि वो डिपॉजिट्स नहीं लेंगी। तो आप ये भी चेक करो कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ क्या कि वो डिपॉजिट्स नहीं लेंगी। तो देखना सबसे पहले इन द पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016 आप चेक करो क्रेडिट रेटिंग। आप क्या करो? ऑब्टेन करो
कॉपी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग असाइन टू एनबीएफसी। और ये चेक करो कि जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स लिया गया है क्या वो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से है। अब होता क्या फंडा कि अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा एनबीएफसी क्या कर सकेगा, डिपॉजिट ज्यादा ले सकेगा। अगर क्रेडिट रेटिंग खराब होगा तो एनबीएफसी डिपॉजिट कम ले सकेगा। तो अगर क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होता है डाउनग्रेड होता है तो ऑडिटर को ध्यान रखना है कि एनबीएफसी को अकॉर्डिंगली अपना डिपॉजिट का लिमिट भी इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा और आरबीआई को उसके बारे में इंफॉर्म भी करना पड़ेगा इन राइटिंग। अब देखिएगा यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है कि यार मिनिमम इतना क्रेडिट रेटिंग तो होना ही होना चाहिए। अगर उसके बिलो गिर जाता है ना, अगर उसके बिलो गिर जाता है ना क्रेडिट रेटिंग, तो एनबीएफसी को क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सेस डिपॉजिट्स को रेगुलराइज करना पड़ेगा। और वो अपने एक्सेस डिपॉजिट्स को कैसे रेगुलराइज करेंगी, बोले अरे भैया तेरा मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर गया मामला, मतलब तू क्या करेगा, तू और डिपॉजिट लेगा ही नहीं, ना तू और डिपॉजिट लेगा ना तो एग्जिस्टिंग वंस को रिन्यू करेगा। और जो भी तेरे एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स है ना तो उसको बस मैच्योरिटी तक चलाएगा, जो भी तेरे एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स है ना तो उसको बस मैच्योरिटी तक चलाएगा। और तो और हमारे जो माई बाप है आरबीआई, उनको रिपोर्ट करना होगा विद इन 15 डेज, 15 दिन में आरबीआई को सूचना देनी होगी, ठीक है। और कोई भी मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट, जो भी पब्लिक डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा विदाउट द एक्सप्रेस रिटर्न कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर, कि डिपॉजिटर के रिटर्न कंसेंट के बिना कोई भी मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। क्योंकि समझो रिस्क बहुत ज्यादा है यार, कि डाउनग्रेड हो गया है बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो दैट इज वाई ये 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गया, इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेमेंट्स। तो अगर डिपॉजिट लेगा तो इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो अब ऑडिटर क्या चेक करेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस प्रॉपर है कि नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट तो पे नहीं कर दिया एनबीएफसी ने। उसके बाद अगर एनबीएफसी डिपॉजिट लेगा तो बकायदा एक रिटर्न एप्लीकेशन के बिहाफ में करेगा, या फिर अगर रिन्यू किया जाएगा तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन अगेन एक रिटर्न एप्लीकेशन के बिहाफ में करेगा। तो ऑडिटर वो चीज भी चेक करेगा। और जो डिपॉजिट फॉर्म होता है ना उसमें कैटेगरी ऑफ डिपॉजिटर भी जमा करना पड़ता है, कि मान लो मैं अगर डिपॉजिट कर रहा हूं कंपनी को तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन में एक शेयर होल्डर हूं, या मैं एक प्रमोटर हूं, या मैं एक आम आदमी हूं, ना कंपनी का डायरेक्टर हूं ना कंपनी का प्रमोटर हूं, तो कैटेगरी ऑफ डिपॉजिटर भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैं ये भी चेक करूंगा एज ए ऑडिटर की कैटेगरी ऑफ डिपॉजिटर दिया है कि नहीं। फिर मैं चेक करूंगा डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन किया कि नहीं एनबीएफसी ने, और हर डिपॉजिटर को प्रॉपर रिसिप्ट दिया गया है कि नहीं। फिर मैं चेक करूंगा जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको भी लिक्विड एसेट्स में किया गया है, जिन भी इन्वेस्टमेंट को लिक्विड एसेट्स में किया गया है क्या वो सेफ कस्टडी में रखी गई हैं। उसके बाद मैं देखूंगा क्या एनुअली एनबीएफसी अपना रिटर्न्स फाइल कर रही हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिटर्न्स एनबीएफसी को एनुअली फाइल करना होगा या क्वार्टरली फाइल करना होगा या मंथली फाइल करना होगा। और फाइनली मेरे को चेक करना होगा कि अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही हैं तो क्या इस बारे में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया। और जब एनबीएफसी ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दिया कि अपन डिपॉजिट नहीं लेंगे तो कहीं उसके बाद बोर्ड पब्लिक डिपॉजिट ले तो नहीं लिया, कहीं उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट ले तो नहीं लिया। तो एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं। उसके बाद आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय एनबीएफसी ऑडिट चेकलिस्ट, कि एनबीएफसी के केस में प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या क्या होंगे, ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स किस चीज के बारे में होता है सर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स नॉर्मली किस चीज के बारे में होता है कि इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, एसेट को क्लासिफाई कैसे करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कैसे बनानी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या रहने वाला है। इन सब चीजों के बारे में ही क्या होता है सर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स होता है। इन सब चीजों के बारे में ही प्रूडेंशियल नॉर्म्स होता है। तो आप क्या करोगे, कंप्लायंस चेक करोगे विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स इनकम्पासिंग इनकम रिकॉग्निशन, income from investments, accounting standards, accounting for investment, asset classification, provision for bad debts, capital adequacy norms। पहले पॉइंट नंबर 1 देखो, पहले वो सारे पॉइंट्स देखो जो एडवांसेस से रिलेटेड है, पहले वो सारे पॉइंट्स देखो पोटेंशियल नॉर्म्स में जो एडवांसेस से रिलेटेड है, जैसे पॉइंट नंबर 1। उसके बाद ये देखो कि एडवांसेस का प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं। एडवांसेस का प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एज स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। उसके बाद आप ये देखो कि एनपीए के केस में अगर एसेट एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है, इनकम का रिकॉग्निशन सिर्फ कैश बेसिस में होता है। तो आप ये चेक करोगे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए इनकम का रिकॉग्निशन खाली कैश बेसिस में हो रहा है कि नहीं हो रहा। और चौथा पॉइंट आप चेक करोगे कि पिछले साल एनपीए कितना था, इस साल एनपीए कितना है। जो अकाउंट पिछले साल एनपीए था उसको इस साल एनपीए क्लासिफाई किया गया है या नहीं किया गया है। और अगर अकाउंट पिछले साल एनपीए था, इस साल एनपीए क्लासिफाई नहीं किया गया है, तो उसका पैसा आया नहीं आया। तो आप देखोगे प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय एनबीएफसी में जो पॉइंट नंबर 1, 3, 4, 5 है, चारों एडवांसेस के रिस्पेक्ट में है, चारों प्रोविजनिंग के रिस्पेक्ट में है, चारों एडवांसेस के रिस्पेक्ट में है। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 एक अलग पॉइंट है,
कि आप ये भी चेक करोगे कि याद रखिएगा एनबीएफसी डिमांड लोन ले नहीं सकता बट एनबीएफसी डिमांड लोन दे सकता है। तो अगर एनबीएफसी डिमांड लोन देता है तो क्या बीओडी ने उसके रिगार्डिंग प्रॉपर पॉलिसी बनाई है कि अगर एनबीएफसी क्या करता है डिमांड लोन देता है तो उसके रिगार्डिंग क्या बीओडी ने प्रॉपर पॉलिसी बनाई है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। उसके बाद अगले टॉपिक में आना काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन द ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज। जब भी आप एनबीएफसीज का ऑडिट करोगे इन जनरल तो जनरल जो पॉइंट्स अपन ने ऊपर चेक किया था ना, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स चेक किया था, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया था, जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कंट्रोल्स चेक करना है, रजिस्ट्रेशन चेक करना है, उसके अलावा और क्या क्या एडिशनली चेक करोगे, उसके अलावा और क्या क्या एडिशनली चेक करोगे। और ये सारे एनबीएफसीज के लिए कॉमन है और स्पेसिफिकली एग्जांपल दिया है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी का। ठीक है कि वैसे तो ये सारे एनबीएफसीज के लिए कॉमन चेकलिस्ट है, कॉमन ऑडिट चेकलिस्ट है, बट स्पेसिफिकली दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी कि फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी का जब ऑडिट करोगे तो जनरल पॉइंट्स के अलावा क्या क्या चीजें चेक करोगे। अब याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी के एग्जांपल दिया है ना, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन देना। तो आप देखना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ढेर सारे पॉइंट्स बन जाएंगे और क्रेडिट से रिलेटेड ढेर सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, तो टिक जितने भी पॉइंट्स मैंने मारे हुए हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट करा, एनबीएफसी ने किसमें इन्वेस्टमेंट करा, शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा। तो आप क्या करोगे, फिजिकली वेरीफाई ऑल द शेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एनबीएफसी। और अगर सिक्योरिटी किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास रखा हुआ है तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक इंस्टीट्यूशन ले लोगे। उसके बाद अगर एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में तो डिविडेंड इनकम भी मिलेगा। तो आप क्या वेरीफाई करोगे कि जो भी डिविडेंड इनकम डिक्लेयर किया गया है बाय द कंपनी दैट हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड बाय द एनबीएफसी एंड इंटरेस्ट वेयर एवर ड्यू हैज बीन अकाउंटेड फॉर। उसके बाद जब एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी होगा, राइट। और परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन बोर्ड लेगा, बीओडी लेगा, बोर्ड मीटिंग में लेगा। तो आप वेरीफाई करोगे बोर्ड मिनट्स फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप बोर्ड रिजोल्यूशन क्या करोगे, बोर्ड रिजोल्यूशन से असरटेन करोगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर किया गया है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या करंट इन्वेस्टमेंट्स है। फिर इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन पोटेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं वो चेक करोगे। फिर अगर इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनीज में किया गया है, सब्सिडरी कंपनीज में किया गया है तो उसकी लिस्ट ऑब्टेन करोगे। उसके अलावा जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो दिमाग में AS 13 आना चाहिए, तो एसरटेन करोगे कि AS 13 की रिक्वायरमेंट्स फॉलो हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स हो गए। अब सोचो लॉजिकली इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट, यानी क्रेडिट के रिगार्डिंग पॉइंट्स के बारे में सोचो। एनबीएफसी ने क्रेडिट दिया, एनबीएफसी ने लोन दिया, तो अब सर्कल वाले पॉइंट्स देखना। आप वेरीफाई करोगे कहीं एनबीएफसी ने अपने शेयर्स के अगेंस्ट तो लोन नहीं दे दिया, ठीक है। उसके बाद जिसको भी लोन दिया है, जिस भी पार्टी को लोन दिया है, आप उनसे एक बैलेंस कंफर्मेशन ले लोगे। उसके बाद आप ये चेक करोगे कि जो भी लोन या एडवांस दिया गया है, जो भी लोन या एडवांस दिया गया है वो प्रॉपर्ली सैंक्शनड है कि नहीं है, प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है कि नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस बराबर है कि नहीं है। फिर जो भी एनबीएफसी ने एडवांसेस दिया है उसके ऊपर एनबीएफसी ने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर एडवांसेस का प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया है कि नहीं इनटू स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। तो एकदम सिंपल सी चीज है। और जब भी एनबीएफसी एडवांसेस देता है तो एक लिमिट स्पेसिफाइड होता है आरबीआई गाइडलाइंस में कि आप एक सिंगल बोरोवर को कितना एडवांस दे सकते हो। तो आप ये भी चेक करोगे कि एनबीएफसी ने जो लैंडिंग दी है वो किसी भी सिंगल बोरोवर को या ग्रुप ऑफ बोरोवर को स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा तो नहीं दिया है, ठीक है ना, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा तो नहीं दिया है। तो आप उस चीज का भी ध्यान रखने वाले हो। तो ये क्या हो गया, अपने जनरल ऑडिट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद देखिएगा एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जाता है, एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जाता है, ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू द बैंक। अब एकदम लॉजिकल सा चीज है, देखो आप एनबीएफसी का ऑडिट कर रहे हो, अगर आपको यह दिखता है कि कहीं भी आरबीआई का डायरेक्शन फॉलो नहीं हुआ है या कहीं भी एनबीएफसी ने जो रिजर्व बैंक के डायरेक्शन है वो फॉलो नहीं किए हैं या एनबीएफसी डायरेक्शन फॉलो नहीं किए हैं, तो आप उस चीज के रिगार्डिंग एक क्वालिफाइड रिपोर्टिंग दोगे। उस चीज के रिगार्डिंग क्या दोगे, क्वालिफाइड रिपोर्टिंग दोगे। अब लॉजिकली सोचो कि एनबीएफसी को कौन कौन से डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। तो एनबीएफसी को यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट्स लेती है तो उसके लिए पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेती है तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है या नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, जो भी डायरेक्शंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर वो सारा डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑडिटर नॉन कंप्लायंस के बारे में बताएगा, सूचना देगा।
तो एक कॉन्सेप्ट आता है ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू द बैंक, ठीक है जी। तो वेयर इन द केस ऑफ एन एनबीएफसी द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द मैटर्स to be included in the auditor's report is unfavorable or unqualified, or in the opinion of the auditor, the company has not complied with the provisions of Chapter 3B of the Reserve Bank of India Act 1934, or the NBFC Acceptance of Public Deposits Directions 2016, or the NBFC non-systemically important non-deposit taking and non-deposit taking company directions 2016, and the NBFC systemically important non-deposit taking company directions 2016. तो ऑब्लिगेशन होने वाला है ऑडिटर का कि ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स और अबाउट द नॉन कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। और रिपोर्ट किसको करना है सर, याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ द बैंक अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। तो ये पार्ट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बीच में छुड़वाए हैं क्योंकि वो लास्ट में कराऊंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020, बोला कारो 2020 में भी दो क्लॉजेस हैं जो एनबीएफसी के रिपोर्टिंग के लिए रेलिवेंट है। कौन से दो क्लॉजेस है पता है? एक तो क्लॉज नंबर 3 ऑफ कारो 20, एक क्लॉज नंबर 16 ऑफ कारो 20। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा कारो के क्लॉजेस, बट याद रखिएगा क्लॉज नंबर 3 ऑफ कारो 20 एंड क्लॉज नंबर 16 ऑफ कारो 20, इन दो क्लॉजेस के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना वो एनबीएफसी के रिस्पेक्ट में रेलिवेंट है और आपको एक एक पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है जी। अब उसके बाद अपन मिसलिनियस पोर्शन में आते हैं। अपन प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी होती हैं। बैंक ऑडिट में आपने एक टॉपिक करा है दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि बैंक को एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलता है? इफ यू रिमेंबर एक फॉर्मूला होता था टियर 1 प्लस टियर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो सेम कॉन्सेप्ट एनबीएफसी के ऊपर भी लगता है। एनबीएफसी के लिए भी बोला गया है कि एनबीएफसी को एक मिनिमम कैपिटल रेशियो मेंटेन करना है, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टियर 1 प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क एडजस्टेड वेट एसेट। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो टियर 1 मतलब ज्यादा शुद्ध कैपिटल होता है, टियर 2 मतलब कम शुद्ध कैपिटल होता है। उसको आप डिवाइड करते हो रिस्क रिस्क वेटेड एसेट से, मतलब हर एसेट को एक रिस्क असाइन किया जाता है, एक वेट असाइन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। फॉर एग्जांपल कैश का रिस्क 0 होता है तो कैश को 0 असाइन कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिस्क 0 होता है तो उसको 0 असाइन कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर एसेट को एक रिस्क वेट असाइन किया जाता है, उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, उससे एग्रीगेट निकाला जाता है। तो टोटल कैपिटल को टोटल एसेट से डिवाइड करके एक CAR निकलता है। तो अब यहां पे क्या बोला है? एवरी एनबीएफसी शैल मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल, जो कि एटलीस्ट 15% होना चाहिए ऑफ द एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब यहां पे क्या रिक्वायरमेंट है? बोला इसमें से टियर 1 टियर 2 कैपिटल कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 15%। बोला टियर 1 ज्यादा शुद्ध कैपिटल होता है, तो बोला टियर 1 एटलीस्ट होना चाहिए 10%। टियर 1 कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 10%। तो 15% में से टियर 1 होना चाहिए एटलीस्ट 10%, टियर 2 5% होगा तब भी काम चल जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टियर 1 12% है, टियर 2 13% है। फिर बोला जो एनबीएफसीज लैंडिंग का काम करती हैं अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो जो एनबीएफसीज सोने के बदले क्या करती हैं सर? लोन देती हैं। तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन उनको मिनिमम टियर 1 कैपिटल 12% मेंटेन करना पड़ेगा। नॉर्मल एनबीएफसीज को मिनिमम CRAR 15% मेंटेन करना पड़ेगा, टियर 1 10% मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जो एनबीएफसीज लोन देती हैं अगेंस्ट ज्वेलरी उनको टियर 1 12% मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 12% मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर अगर रिस्क वेट्स की बात करें तो अलग अलग एसेट्स को अलग अलग रिस्क वेट असाइन किया गया है। याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप ये याद रखो जितने भी नॉन रिस्की एसेट्स हैं जैसे कि कैश बैंक हो गया 0 असाइन किया गया है, जितने भी गवर्नमेंट वाली चीजें हैं या सिक्योर्ड चीजें हैं उनको 0 रिस्क वेट असाइन किया गया है। जैसे जितने भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, फुल्ली सिक्योर्ड लोन्स एडवांसेस हैं, एम्प्लॉइज को हमने लोन दिया क्योंकि हमारा घर में पैसा गया है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी चीजें हैं जैसे TDS डिडक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है, CG ने गारंटी दी है, CG सिक्योरिटी है, तो इन सबको 0 रिस्क वेट असाइन किया गया है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट में भरोसा कम होता है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी भी है तो 20 रिस्क वेट असाइन किया गया है। अगर CG ने गारंटी दी है तो 0 रिस्क वेट, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है 20 रिस्क वेट, फिक्स एसेट्स के केस में 100 रिस्क वेट। तो इस तरीके से अलग अलग रिस्क वेट्स वहां पे असाइन किए गए हैं, ठीक है।
और एक चीज और याद रखिएगा सर, एक चीज और याद रखिएगा, अब जब हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की है तो हर एनबीएफसी की जिम्मेदारी बनती है कि एक तो एनबीएफसी है जो मिनिमम सीआरएआर है उसको मेंटेन करें। क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो मिनिमम सीआरएआर है मेंटेन करें, और उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो भी रेशियो है इसको भी मेंटेन करना है, और इस रेशियो के बारे में आरबीआई को सूचना भी देनी है कि हम ये रेशियो मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस रेशियो के बारे में आरबीआई को सूचना भी देनी है। अब देखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, जो भी एनबीएफसीज डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, जो भी एनबीएफसीज डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट लगता है। क्या लगता है कि उनको अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिस्क्लोज करना पड़ता है इन फॉर्म एनबीएस 7। किसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है? इन फॉर्म एनबीएस 7। और क्वार्टरली बेसिस में डिस्क्लोज करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स, about the ratio, about the risk weighted asset, whether they have maintained the minimum CRAR। तो ये सारा कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है उन एनबीएफसीज को जो कि डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं और जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वाला पार्ट अलग से याद रखिएगा। पोटेंशियल नॉर्म्स फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। अब ये तो पोटेंशियल नॉर्म्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का हो गया। देयर आर पोटेंशियल नॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन ऑल्सो। तो जो कॉन्सेप्ट बैंक ऑडिट में होता है ना, इनकम रिकॉग्निशन का, एसेट क्लासिफिकेशन का विथ रिस्पेक्ट टू एडवांसेस, सेम कॉन्सेप्ट एनबीएफसी में भी होता है। इनकम रिकॉग्निशन बोला, अगर एक एडवांस एनपीए है तो इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस में होगा, और अगर एक एडवांस परफॉर्मिंग एसेट है तो इनकम रिकॉग्निशन एक्रूअल बेसिस में होगा। फिर एसेट क्लासिफिकेशन, जिस तरीके से बैंक ऑडिट में क्लासिफिकेशन होता है ना, स्टैंडर्ड एसेट में, एनपीए में, सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल में, लॉस एसेट में, उसी प्रकार से एनपीए में भी क्लासिफिकेशन होता है। बोला स्टैंडर्ड एसेट मतलब एसेट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है ना, पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है। फिर बोला एनपीए, तो बोला 6 महीने का डिफॉल्ट है, कितना, 6 मंथ्स का डिफॉल्ट है। नॉर्मल बैंक में क्या होता है, 90 डेज का डिफॉल्ट होता है, एनबीएफसी में 6 मंथ्स का डिफॉल्ट है। और अगर लीज रेंटल हायर परचेज का मामला है तो 12 मंथ्स का डिफॉल्ट है, तब जाकर एसेट एनपीए बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन अलग अलग आता है, एनपीए का फर्दर क्लासिफिकेशन आता है, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस, ठीक है ना। नॉर्मल बैंक ऑडिट में क्या होता है कि अगर एसेट एनपीए रहता है 12 महीने या 12 महीने से कम तो वो सब स्टैंडर्ड बनता है। लेकिन यहां पे बोला गया है इन एनबीएफसी कि अगर एसेट एनपीए रहता है फॉर 18 मंथ्स या लेस, 12 की जगह 18 महीना किया है यहां पे, तब जाकर वो क्या बनता है, सब स्टैंडर्ड बनता है। और वहां भी आप बैंक ऑडिट में देखते हो कि सब स्टैंडर्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। यहां भी उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। दैट इज डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल 1 to 3 years एंड डाउटफुल 3 years एंड अबव। और आप बैंक ऑडिट में देखते हो कि फिर क्या होता है, प्रोविजन असाइन किए जाते हैं कि कितना प्रोविजन बना के चलेंगे कि पैसा डूब सकता है। स्टैंडर्ड एसेट के लिए भी नेग्लिजिबल प्रोविजन बनता है, एनपीए के लिए बनता है, डाउटफुल के लिए ज्यादा बनता है, लॉस एसेट के लिए 100% प्रोविजन बनता है। और डाउटफुल एसेट्स के अंदर भी जो अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है उसके लिए 100% प्रोविजन बनता है, और जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है उसके लिए प्रोविजन थोड़ा कम बनता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। बोला अगर एसेट स्टैंडर्ड एसेट भी है ना तो आप 0.4% का प्रोविजन बना लो। अगर एसेट एनपीए हो जाता है तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आप देखो, अगर एसेट सब स्टैंडर्ड है यानी कि एसेट एनपीए है फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, तो इन दैट सिचुएशन आप 10% का प्रोविजन बना लो। अगर एसेट आपका डाउटफुल एसेट है, दैट इज वो सब स्टैंडर्ड है फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ्स, आप देखो कितने टाइम तक डाउटफुल है। अगर 1 साल तक डाउटफुल है तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 20% का प्रोविजन बना लो, अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100% का बना लो। 1 years to 3 years डाउटफुल रेंज है तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 30% का प्रोविजन बना लो, अनसिक्योर्ड के लिए 100%। और अगर 3 साल से ज्यादा डाउटफुल है तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 50% का बना लो, अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 50%। एंड लॉस एसेट मतलब पैसा डूब गया तो वहां तो 100% का प्रोविजन बनेगा। तो ये हो गया इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन। उसके अलावा ध्यान रखिएगा सर कि एनबीएफसी के केस में इंड एएस एप्लीकेबल होता है। बैंक ऑडिट में क्या होता है, बैंकों के केस में इंड एएस एप्लीकेबल नहीं होता, बट एनबीएफसी में क्या होता है सर, इंड एएस एप्लीकेबल होता है। अब एनबीएफसी की बात करें कि इंड एएस एप्लीकेबल होता है तो कौन सा एनबीएफसी में इंड एएस एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले बोला गया कि अगर अपन बात करें, आप सिंपल से इतना याद रखो, बोला कि देखो लिस्टेड एनबीएफसीज के केस में तो इंड एएस एप्लीकेबल होगा ही होगा। बाकी जो भी अनलिस्टेड एनबीएफसीज होंगी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगा, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगा, प्लस उनकी होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स, होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स, उनके ऊपर भी इंड एएस एप्लीकेबल होने वाला है। आप खाली इतना ध्यान रख लेना, ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब देखिएगा सर, एक टॉपिक आता है जो बीच में अपन ने छोड़ दिया था, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ एनबीएफसी, कि एनबीएफसी के केस में ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। अब इस टॉपिक को आप देख सकते हो, तो इसको चार पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। बोला पहले कॉमनली फॉर ऑल द एनबीएफसीज, बोला फिर उन एनबीएफसीज के लिए जो पब्लिक डिपॉजिट्स लेती हैं, बोला फिर उन एनबीएफसीज के लिए जो पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं, और चौथा उन एनबीएफसीज के लिए जिनको सीओआर ऑब्टेन नहीं करना है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं करना है। तो बोला पहले फॉर कॉमनली फॉर ऑल द एनबीएफसीज, तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि कंपनी ने सीओआर ऑब्टेन किया कि नहीं किया, कंपनी ने सीओआर ऑब्टेन किया कि नहीं। एनबीएफसी का काम तो कर रही है बट सीओआर ऑब्टेन किया कि नहीं, सीओआर 31 मार्च को वैलिड है कि नहीं है, और 31 मार्च को जो भी प्रिंसिपल टेस्ट है एनबीएफसी का, दैट इज एआई टेस्ट, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप ये भी चेक करोगे कि 31 मार्च को जो भी प्रिंसिपल टेस्ट है एनबीएफसी का, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो मिनिमम नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ या 2 करोड़, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एनबीएफसी को क्या करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है अपने स्टैट ऑडिटर से कि वही सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही हैं, और ये सर्टिफिकेट कब तक लेना है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट डेट, ठीक है ना। बट 30 दिसंबर से पहले वो चीज हो जाना चाहिए, 30 दिसंबर से पहले वो सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, यानी 30 दिसंबर से पहले वो चीज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। उसके बाद आता है फॉर एनबीएफसीज एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। अब लॉजिकल से चीज सोचो, पब्लिक डिपॉजिट एनबीएफसी ले रही है तो आरबीआई का डायरेक्शन होगा, तो आप ये चेक करो कि पब्लिक डिपॉजिट जो ले रही है आरबीआई डायरेक्शन के लिमिट से ऊपर तो नहीं ले रही। पब्लिक डिपॉजिट ले रही है तो रिपेमेंट करना होगा, तो आप ये चेक करो कि डिफॉल्ट तो नहीं हुआ रिपेमेंट में। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी लगेंगे, तो आप ये चेक करो कि जो भी आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स है रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंट क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, वो सारा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर जो भी रिटर्न्स फाइल किया जा रहा है बैंक को, आरबीआई को, उसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिस्क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मिनिमम सीआरएआर का जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको डिस्क्लोज किया जा रहा है कि नहीं, करेक्टली डिटरमाइन किया जा रहा है कि नहीं, और मिनिमम सीआरएआर का रिक्वायरमेंट फॉलो हो रहा है कि नहीं। फिर जब एनबीएफसी डिपॉजिट्स ले रही हैं तो रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स भी फाइल करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अपन ने, तो एनुअली वो रिटर्न फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से एक हाफ ईयरली रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, तो हाफ ईयरली रिटर्न फाइल किया जा रहा है कि नहीं। और अगर एनबीएफसी डिपॉजिट्स ले रही हैं तो लिक्विड एसेट्स में पैसा लगाना होता है, तो लिक्विड एसेट्स में पैसा लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। तो ये सारी चीजें आपने रिपोर्ट करनी है। उसके बाद अगर एनबीएफसीज पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेती हैं तो आप क्या रिपोर्ट करोगे कि भैया अगर एनबीएफसीज पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेती हैं तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन क्या बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है कि हम डिपॉजिट्स नहीं लेंगे, और अगर बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है कि हम डिपॉजिट्स नहीं लेंगे तो उसके बाद डिपॉजिट्स ले तो नहीं लिया। ये चीज आप रिपोर्ट करोगे। उसके अलावा जो पोटेंशियल नॉर्म्स का पॉइंट था वो यहां भी कॉमन है, ठीक है ना। पोटेंशियल नॉर्म्स का जो पॉइंट है यहां भी कॉमन है। सीएआर वाला जो पॉइंट था कि सीएआर डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं, करेक्टली कैलकुलेट किया गया है कि नहीं, मिनिमम सीआरएआर, वो यहां भी कॉमन है। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनबीएफसी एनडीएसआई, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनबीएफसी एनडीएसआई हम ये रिपोर्ट करेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि एनबीएस 7 में डिस्क्लोज किया गया है वो करेक्टली अराइव किया गया है कि नहीं, और मिनिमम सीआरएआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई है कि नहीं। तो ये चीज मैंने तुमको पहले भी बताया था कि एनबीएफसी एनडीएसआई के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एनबीएस 7 में डिस्क्लोज किया जाता है। और लॉजिकली सोचो, अब जो भी डिपॉजिट रिटर्न्स वाले पॉइंट थे वो हट जाएगा, और जो भी लिक्विडिटी वाला पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये कौन से कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज की बात हो रही है, जो डिपॉजिट्स नहीं ले रही हैं। और चौथा कैटेगरी आप रीड कर लीजिएगा, इन केस ऑफ एनबीएफसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ एनबीएफसी। वो आपसे कोई भी एक पॉइंट उठा लेगा और एग्जाम में पूछेगा, बताओ इसका रिपोर्टिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट में होगा या कारो में होगा या दोनों में होगा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब मिसलिनियस टॉपिक्स बचा है, सिर्फ 2 टॉपिक बचा है पूरे चैप्टर में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी, एनबीएफसी में कितने अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं। तो बोला देखो भाई, एनबीएफसी में कितने अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं। बोला एनबीएफसी में ना 3 सी लोग बैठे हैं, एनबीएफसी में 3 सी लोग बैठे हैं। अब सी लोग कौन बैठे हैं तुम जानते हो भाई, 3 सी लोग बैठे हैं। तो एनबीएफसी में 3 सी लोग बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट करके और फॉरेक्स में। एनबीएफसी में 3 सी बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं फॉरेक्स में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट करके। अब 3 सी का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब क्या हो गया सर, दैट इज सी फॉर चिटिंग एंड फॉर्जरी। एक फ्रॉड का टाइप है चिटिंग एंड फॉर्जरी, दूसरा फ्रॉड का टाइप है कैश शॉर्टेज, दूसरा फ्रॉड का टाइप है कैश शॉर्टेज। अगर 10,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है उसको इंटेंशनल फ्रॉड माना जाएगा, और अगर 5,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है मगर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने डिटेक्ट किया था फिर भी रिपोर्ट नहीं किया, तो भाई क्यों रिपोर्ट नहीं किया, उसको भी फ्रॉड माना जाएगा। उसके बाद ट्रिपल सी था,
तो ट्रिपल सी था, तो सी से क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी एक फ्रॉड है। फिर फ्रॉड, फॉरेक्स के थ्रू फ्रॉड किया यानी इरेगुलरिटी इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हैं इन केस ऑफ एनबीएफसी। और फाइनली एक कॉन्सेप्ट आता है कि एनबीएफसी के केस में अगर हम बात करें तो एनबीएफसी जब इंड एएस फॉलो करता है तो उनके ऊपर डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 लगता है। क्या लगता है, डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 लगता है। एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 एंड डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। नॉर्मली आप जो अकाउंट्स में पढ़ते हो डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 पढ़ते हो, है ना, और एनबीएफसी के ऊपर क्या लगता है, डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 लगता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो बोला डिवीजन 3 के अंदर याद रखिएगा कि एनबीएफसी को एक स्पेशल परमिशन दिया गया है कि वो अपने बैलेंस शीट के आइटम्स लिक्विडिटी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जो आइटम कम लिक्विड है उसको पहले प्रेजेंट करेगा, जो ज्यादा लिक्विड है बाद में प्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद शेड्यूल 3 के हिसाब से एनबीएफसीज को अपने आइटम्स को क्लासिफाई करना पड़ता है एज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट। नॉर्मल बैलेंस शीट में आप क्या देखते हो, करंट नॉन करंट एसेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, बट एनबीएफसी के बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद नॉर्मली अगर आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो आप देखते हो कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, कोई भी पार्टिकुलर आइटम अगर 1% ऑफ टोटल इनकम और 10 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा होता है, तो कोई भी आइटम वहां पे क्या होता है, अगर 1% ऑफ टोटल इनकम और 10 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा होता है उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। यहां पे एनबीएफसी के केस में वो 10 लाख वाला क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 1% वाला क्राइटेरिया है। यानी एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर जो एक्सीड करता है 1% ऑफ टोटल इनकम। और दो डिस्क्लोजर्स ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ एनबीएफसी के बैलेंस शीट में दिखाई देगा, नॉर्मल कंपनीज के बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा, यानी सिर्फ डिवीजन 3 में दिखाई देगा। बोला अगर किसी भी एलएलपी से पैसा मिलना है जिसमें कि एनबीएफसी का डायरेक्टर पार्टनर है या मेंबर है, तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना होगा अंडर द हेड रिसीवेबल्स। और बोला एनबीएफसी को क्या करना होगा, जो भी आइटम्स कंप्राइज कर रहे होंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो भी आइटम्स कंप्राइज कर रहे होंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उनको फेस ऑफ द स्टेटमेंट में दिखाना होगा। इट शुड बी विजिबल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एनबीएफसी के डिवीजन 3 में आपको अलग दिखाई देता है। तो इतना डिस्कशन काफी है अपने एनबीएफसी के लिए, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस पार्टिकुलर चैप्टर, ठीक है ना। तो जरूरत लगे तो दोबारा से एक बार क्या कर लेना, रिवीजन वीडियो देख लेना। आपको ऑडियो क्लिप भी मिलेगा, तो ऑडियो क्लिप के अंदर आप देखोगे 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ऑडियो क्लिप भी सुन लेना। तो ब्यूटी तो यही है ना यार, क्लास किया है तो क्लास में पढ़ेंगे, फिर रिविजन वीडियो से रिवाइज करेंगे, फिर ऑडियो क्लिप से रिवाइज करेंगे, और क्या चाहिए भाई। और फिर टेस्ट दे देना, 2-3 बार खुद से रिवाइज कर लेना, लाइव जिंगल आला, तुम बोलोगे कि ऑडिट अपने फिंगर टिप्स में आ गया। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।